अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद पेचीदा और खतरनाक होती जा रही है। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते, आलमी सियासत और मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। एक जानिब फौजी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर रही है तो दूसरी जानिब सिफारती कोशिशें भी जारी हैं ताकि जंग के दायरे को मजीद फैलने से रोका जा सके। मशरिक़ वस्ता में जंग के 8वें रोज अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अपनी बमबारी जारी रखी है, जबकि ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 43 जहाज तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान कर दिया है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइल के ताजा हमलों में तेहरान के आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गई। इसके अलावा अमेरिकी और इसराइली फौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली और अमेरिकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई है, जिनमें 198 खवातीन और तिबी अमले के 8 अरकान भी शामिल हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग के आगाज से अब तक 6668 से जायद सिविलियन यूनिट्स को निशाना बनाया जा चुका है। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 5535 रहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया है, जबकि जंग के आगाज से अब तक हिलाल अहमर के 13 मराकज को भी हमलों की जद में लाया जा चुका है। दूसरी जानिब इस जंग से जुड़ी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान किया है, बल्कि उन ममालिक से माजरत भी की है। आज सुबह ईरान के सरकारी टीवी पर नशर होने वाले खिताब में ईरानी सदर का कहना था कि तेहरान इन हमलों को रोक देगा जो फौजी रैंक्स में मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुए। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मैं उन हमसाया ममालिक से माजरत खा हूं जिन पर ईरान ने हमला किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अबूरी क़यादत की कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज इस बात पर इत्तफाक किया कि पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक मजीद हमले नहीं किए जाएंगे और न ही मिसाइल दागे जाएंगे जब तक उनकी जानिब से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जानिब से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा एक ऐसा ख्वाब है जिसे उन्हें अपनी कब्र तक ले जाना चाहिए। ईरानी सदर का यह बयान आज सुबह बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों के बाद सामने आया है। इससे कबल पासदाराने इंकलाब ने दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमरीकी तंजीबात पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में रडार सिस्टम्स, ईंधन जखीरा करने की सहूलियात और रनवेज को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादक 4 के ताज़ा मरहले में नई नस्ल के या नई जनरेशन के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इन हमलों का हदफ अमरीकी पोजीशंस थी। ईरानी खबरसा इदारे इरना के मुताबिक अहम तरीन हदफ यूएई का ज़ुफ्रा एयर बेस था, जहां मिसाइलों और ड्रोन ने जदीद रडार सिस्टम, MQ-9 ड्रोन के हैंगर्स और अमरीकी जासूस तैयारों U-2 से मुतल्लिक सहूलियात को तबाह किया। पासदारान इंकलाब ने यह भी कहा कि कुवैत के अल सालम एयर बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से शदीद हमले किए गए, जिनमें रडार सिस्टम्स, ईंधन जखीरा करने की तंसीबात और अमरीकी तैयारों के इस्तेमाल के लिए 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सऊदी अरब के इलाके रबी अल खाली में शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स को मार गिराया गया। मंगल को रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर भी एक ड्रोन हमला हुआ था जिससे मामूली आग लगी, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान में तस्दीक की थी कि कुछ दोस्त ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमला न करने के ऐलान के पीछे एक सिफारती सरगर्मी को भी अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार नुमाया होकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी शहजादे खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहजादा खालिद ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने मुमलिकत पर ईरानी हमलों और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत जरूरी इक़दाम पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाती हैं और उम्मीद जाहिर की कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। वादे रहे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सितंबर में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले न करने की यकीन दहानी करवाई है, ताहम अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि 80 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने हफ्ते को तेहरान और वस्ती ईरान में फौजी मुकामात, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और दीगर अहदाफ पर हमले किए हैं, जिनमें 230 बम गिराए गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक निशाना बनाए गए मुकामात में पासदारान इंकलाब की फौजी यूनिवर्सिटी, मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाली स्टोरेज साइट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और जखीरा करने के लिए जेर जमीन सहूलियात शामिल थे।
मजीद बताया गया कि ईरानी मिसाइल यूनिट के एक जखीरागाह और एक जेर जमीन बैलिस्टिक मिसाइल मरकज को भी निशाना बनाया गया, जहां सैकड़ों एहलकार मौजूद थे। इस्राएली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक फिजाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ही असगर हिजाजी को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। असगर हिजाजी आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर के चीफ ऑफ स्टाफ, अहम तरीन कमांडर, सुप्रीम लीडर के निहायत करीब समझे जाने वाले साथी और बासत तरीन शख्सियत समझे जाते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के तजारती मरकज तल अबीब में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादक 4 की 25वीं लहर का आगाज किया गया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए मकबूजा फलस्तीन में अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। एक अलहदा कार्रवाई में ईरानी बहरिया ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए साहिल से समंदर में मार करने वाला मिसाइल फायर करने का ऐलान किया है। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अपनाए हरमज में तेल बरदार जहाजों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरी जहाज तैनात करके दिखाएं। ईरान की फौज का कहना है कि अपनाए हरमज बदस्तूर खुली है, ताहम अगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने खलीज में एक तेल बरदार जहाज को ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। पासदारान इंकलाब के मुताबिक प्राइमा नामी तजारती जहाज अपनाए हरमज से गुजरते वक्त बार बार दिए गए इंतबाहात को नजरअंदाज कर रहा था। पासदारान इंकलाब ने कहा कि वो ऐसे तेल बरदार और तजारती जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे जो दुश्मन मुल्क के इत्तेहादी हों। इसके अलावा बेरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद रॉकेट्स दिफाई निजाम को चकमा देते हुए शुमाली इसराइल में एक फौजी कैंप के करीब गिरे। इन हमलों में इसराइली वजीर खजाना बेजलील स्मोट्रिच के बेटे समेत 8 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से अमरीकी सदर की जुबानी जंग भी जारी है। उन्होंने तेहरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा ईरानी सदर की जानिब से खलीजी ममालिक से मुआफी के बयान के बाद अमरीकी सदर का भी अहम बयान सामने आया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ईरान जो इस वक्त शदीद शिकस्त का सामना कर रहा है ने अपने मशरक़ वस्ता के हमसाया ममालिक से माजरत कर ली है और वादा किया है कि वो आइंदा उन पर हमले नहीं करेगा। यह वादा सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से किया गया। ईरान मशरक़ वस्ता पर कब्जा करके उस पर हुक्मरानी करना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि हजारों बरसों में यह पहली बार है कि ईरान को अपने इर्द गिर्द के मशरक़ वस्ता के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई है। ईरान अब मशरक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि अब वो मशरक़ वस्ता का हारा हुआ मुल्क है और कई दहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वो हथियार ना डाल दे, या ज्यादा इम्कान यही है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। अमेरिकी सदर का कहना था कि आज ईरान को बहुत सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से अब ऐसे इलाके और ग्रोह भी निशाने पर आ सकते हैं जिन्हें अब तक हदफ बनाने पर गौर नहीं किया गया था और जिनकी मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के इम्कानात ज़ेर गौर हैं। इस जंग में अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला ईरान की जानिब से इंतहाई दुरुस्त निशाने हैं, जिन्होंने अमेरिकी दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमेरिकी फोर्सेस की नकल हरकत से मुताल्लिक इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के करीबी 3 ज़राए ने दावा किया है कि ईरानी हमलों के बायस अमेरिकी इंटरसेप्टर्स मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस मशरक़ वस्ता में अमेरिकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन ईरान को फराहम कर रहा है, जिसके बायस ईरान कई अमेरिकी रेडार्स और तनसीबात को दुरुस्त निशाना बनाने में कामयाब रहा है। इस खबर के बाद अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास बेहतरीन इंटेलिजेंस मौजूद है और अमेरिका किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि खुद अमेरिका उनके लिए बड़ा खतरा है। जहां अमेरिका रूस की जानिब से ईरान की मुमकिन हिमायत पर एतराज कर रहा है, वहीं अमेरिका खुद इसराइल की भरपूर हिमायत कर रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल को $151.8 बिलियन मालियत के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लिए हंगामी इख्तियार इस्तेमाल किया गया है ताकि कांग्रेस की नजरसानी की शर्त को खत्म किया जा सके। अमेरिकी महकमे खारजा के मुताबिक इस फरोख्त में 12,000 जनरल पर्पज बम बॉडी शामिल हैं, जिनका वजन 1,000 पाउंड है, जबकि इंजीनियरिंग और तकनीकी मुआवनत भी फराहम की जाएगी। इसी दौरान एक और खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक अमेरिकी असलहा साज कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार 4 गुना बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। इस जंग के बायस अमेरिका के अंदर भी सियासी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। डेमोक्रेट सेनेटर एडम शेफ ने ट्रंप इंतजामिया पर ईरान के मामले में मौके बदलने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि पहले कहा गया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन बाद में यह मौके बदल गया है। उन्होंने कहा कि एक एहलकार कहता है कि ईरान में रजीम चेंज हदफ है, जबकि दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। मशरक़ वस्ता में जारी ये जंग सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस पर सिफारती, सियासी और आलमी ताकतों के मुफादात भी शामिल हो चुके हैं। ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर
हमले रोकने का ऐलान अगरचे कशीदगी कम करने की कोशिश है, लेकिन अमेरिका और इसराइल की मुसलसल कार्रवाइयों के बायस फिलहाल इस जंग के फौरी खात्मे के आसार नजर नहीं आ रहे। माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो यह तनाज़ा पूरे खित्ते को मजीद बहरान की तरफ धकेल सकता है। इस तमाम तो सूरत हाल और ईरान की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए प्राइम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर ईरानी सहाफ़ी और तजज़ेकार मोहम्मद हुसैन बाकरी ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है ईरान के अंदर। हुकूमत तो जो पोस्चरिंग कर रही है वो तो एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार दिखाई देती है, अवाम की क्या कैफियत है, अवाम क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। ये याद रखें कि ईरानी गवर्नमेंट ब्रेव नहीं है, ईरानी अवाम ब्रेव है। ईरानी अवाम है जो गवर्नमेंट को ब्रेव करने पे मजबूर कर रही है। 7 दिन हो गए खामनेई साहब की शहादत को। हर रात दस्तरखाने इफ्तार के टाइम पे बिछती है सड़कों में, इंकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर, जहाँ पे मैसिव बॉम्बिंग हुई है। कुम के अंदर, इस्फहान के अंदर लोग सड़कों पे रात सहर तक और ये नारे देते रहते हैं, अमेरिका पर अमेरिका कहते रहते हैं और रिवेंज मांग रहे हैं। तो ये जो सेंटिमेंट लोगों के अंदर है, ईरानी अवाम के अंदर है, अब इस गवर्नमेंट को भी मजबूर किया है कि वे सिर्फ और सिर्फ अपने पूरा जो फोकस है वो इंतकाम के ऊपर और रिवेंज के ऊपर मरकूज रहे। इसलिए हम देखते हैं ईरान की 25th राउंड ऑफ रिटेलिएशन में इन्होंने अज़फ़रा एयरबेस के ऊपर जो एमिरेट में है उसके ऊपर अटैक किया और ईरान के जासूस जो उस एयरबेस पे मौजूद थे वो कंफर्म 22 अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये तो वो कौम है जो सेंटिमेंट बहुत, इनके पास एक नेशनलिस्ट और साथ में इस्लामी सेंटिमेंट है और ये डट खड़े हैं, माशाल्लाह खड़े हैं अभी तक भी। तो ये बताइएगा बाकरी साहब के ईरानी सदर का कुछ देर पहले एक बयान भी आया था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर मजीद हमला ना हुआ तो हम भी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, दीगर सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बहरीन, कुवैत, कतर पर अटैक नहीं करेंगे। तो क्या हालात कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई पैचअप हो रहा है, कोई इस तरह की कोई मीडिएशन हो रही है? आई डोंट नो कि मीडिएशन हो रही है कि नहीं, लेकिन ये जो बयान है ये ईरान का उसूली मौकफ है जो पहले दिन से रहा था। ईरान कह रहा था जब तक आपकी अड्डों के इस्तेमाल अमेरिकन सोल्जर्स और अमेरिकन आर्मी, इसराइली आर्मी हमारे खिलाफ नहीं करेंगे, हम इनको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अगर आपके अड्डे, आपकी सरजमीन, आपकी किसी भी तरह की इंटरेस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ एक होकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा तो हम उसके ऊपर जरूर वॉर करेंगे। ये कोई नया बयानिया नहीं है जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं, ये पहले दिन से मौक़िफ़ है ईरान की। अभी ये इसको दोबारा दोहरा रहे हैं। दोहराने की वजह ये है कि पेज़ेश्कियान साहब और अब्बास अरागची साहब को बहुत सारे कॉल मौसूल हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से कि हमारे जो धचके उड़ रहे हैं हमारे इक़्तिसाद और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो आप हमारे ऊपर काइंडली कंट्रोल करें, ना हिट करें। तो पेज़ेश्कियान साहब ने, अब्बास अरागची साहब ने यही कहा है कि अगर आप इसके बाद आपकी अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते तो हम जरूर आपके ऊपर हिट नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो सऊदी अरब को भी यकीन दहानी करवाई गई है कि हमारी तरफ से अब मजीद आपके ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, इस वाले से कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब, उनकी जो मुलाकात हुई है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ, उसमें भी बातचीत हुई और कुछ यकीन दहानियाँ या कुछ बातचीत जो है मीडिएशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी मिलिट्री क़यादत की तरफ से, जिसमें हालात कुछ मिडल ईस्ट के अंदर कम से कम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुझे इतना भरोसा है ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर आलम इस्लाम में ईरान एक अपना मुत्तहिद का नाम लेना चाहें तो वो पाकिस्तान ही होगा। अगर बातचीत हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईरान ने पहले भी कह चुका है कि हम सऊदी अरब के ऊपर इनकी जो ऑयल रिफाइनरी है या उनकी जो इकोनॉमिक फैसिलिटीज है इनके ऊपर किसी तरह के भी आज तक हमने हमले नहीं की और नहीं करेंगे। लेकिन अगर अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे मौजूद है तो हम करेंगे। अभी भी मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ, अगर अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे मौजूद है और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, चाहे ये किसी से भी मिले, उसके बाद ईरान इनके ऊपर अटैक जरूर करेगा। लेकिन अगर इनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते हैं तो ये अटैक नहीं करेगा। याद रहे, तेहरान के ऊपर 2000 पाउंड्स की ग्रेविटी बॉम्ब्स गिर रहे हैं अमेरिकन और इसराइली एयरप्लेन से। तो खुदा के लिए ये जरा सोचे कि रमजान के महीने में
अमेरिका और इसराइल एक इस्लामी मुल्क के ऊपर 2000 पाउंड वाली बम्स गिरा रहे हैं। अमेरिकन ये एक्सपेक्ट ना करें, हमारे अपने भाई ये एक्सपेक्ट ना करें कि ईरान खामोशी से ये तमाशा देखते रहें, ये सही। रिटेलिएट करते जाएंगे। तो ये बताइएगा बाकी साहब के जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। कल उनकी तरफ से जो ट्वीट आया था कि ईरान अगर अनकंडीशनल सरेंडर करता है तो फिर ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। अब तो ये कह रहे हैं कि ये मेरी जो कोशिश थी उसी पे ही ईरान ने जो है वो माजरत पे आ गया है, माफ़ी पे आ गया है। तो वो तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं सारी चीज़ का, जो मसूद पज़ेशियान साहब का बयान है उसका। 28 दिसंबर से आज तक ट्रंप के सारे ट्वीट्स में चेक कर रहा हूं, एक भी हकीकत पर मबनी बात नहीं है इनमें। सारे ही सारे धोखे और सारे सारे झूठ। 28 दिसंबर को दिया था इन्होंने कि हम आ रहे हैं ईरानियों की मदद के लिए। उसके बाद ये कहा था कि अब आप सड़कों पर रहें, हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। उसके बाद कहा था 24 आवर्स के अंदर वेनेजुएला टाइप की ऑपरेशन करके इनके रिजीम को चेंज करेंगे। उसके बाद दोबारा इन्होंने कहा था मैसिव अटैक करके रिजीम चेंज करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा था हम जब अटैक करेंगे तो ईरानी अवाम सड़कों पर आएंगे। आप किस ट्रम्प की बात कर रहे हैं? ये तो हर 2 घंटे की बात अपने ही पता नहीं एक बिल्कुल अल्टरनेटिव वोट में रह रहे हैं, एक अलग सही। दुनिया में सैर कर रहे हैं और अलग दुनिया से ट्वीट कर रहे हैं। जब तक ईरान की रिटेलिएशन वेव्स देखेंगे तब तक आपको पता चले कि ये जंग जारी रहेगी। सही है। और ये बताइएगा कि जो अमेरिका तो कहता है कि अपनी मर्जी की क़यादत लाई जाएगी ईरान के अंदर, जो ईरान को गवर्न करेगी, रूल करेगी। क्या समझते हैं आप, ऐसा हो पाएगा? अमेरिका अपनी मर्जी का बंदा ला पाएगा या बंदा वही आएगा जो क़यादत ईरान की चाहती है, जो IRGC या बाकी जो उलमा चाहेंगे वो आएगा? आपको तो पता है ट्रम्प साहब पढ़ते ही नहीं है, हिस्ट्री के बारे में इनको जानकारी नहीं है। आप हिस्ट्री पढ़ें। हख़ामनशी दौर में सिकंदर के हमले से लेकर सासानी दौर में अरबों के हमले तक, ख़ारज़्म शाहियों के ज़माने में मंगोल यलगार से लेकर सफ़वी दौर में अफ़गान बगावत तक, ईरानी अपने लीडर्स खुद इंतखाब कर चुके हैं। और इस दफ़ा तो मैं आपको कन्फर्म बताऊं, ट्रम्प क्या कह रहे थे, किसको लेके आना चाह रहे थे? अपोजिशन लीडर को लेके आना चाह रहे थे, रजा पहलवी को। नाम तक नहीं है। ये जो 6 नाम्स आ गए हैं मजलिस खुबरगान के पास और उसमें फाइनल भी हो गया तकरीबन। मेरा अपना ख्याल ये है कि मुश्तबा खामनेई साहब वुड बी द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। क्या वो अमेरिकन हाथों से खेलेंगे? क्या ट्रम्प साहब चाह रहे थे कि खामनेई साहब का बेटा आ जाए जो अपने बाप के बिल्कुल एन हू बहू हिकमत अमली को तय करेंगे और उसी रास्ते पे चलेंगे? ये तो ट्रम्प की ख्वाहिशात का इजहार है ट्वीट के थ्रू। रियलिटीज ऑन द ग्राउंड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट विद व्हाट मिस्टर ट्रम्प इज थिंकिंग। लेकिन लेकिन ट्रंप ने तो कह दिया है कि वो नहीं आने देंगे मुज्तबा खामनाई को। क्या करेंगे? कैसा नहीं आने देंगे? इलेक्शंस होगी, वो मुंतखब होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कत्ल कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। रजीम चेंज करने के लिए उनको बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। ये मुश्तबा खामनेई को हिट कर सकते हैं, उनको असैसिनेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा एक तीसरा इलेक्शन होगा, चौथा इलेक्शन होगा, हजारों इलेक्शन होंगे, लेकिन ईरानी अपने लीडर्स खुद चूज करेंगे। ट्रम्प चूज नहीं कर सकता इनके अमेरिका लिए, का ये तो उनका बूट्स ऑन द खाम ग्राउंड का ख्याली है। फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। जो उन्होंने कह दिया है कि हम तो नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉक्सीज़ के वाले से इम्कान जाहिर किया जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि प्रॉक्सी जो है वो एक्टिवेट हो सकती है ईरान के अंदर, जिनमें कुर्द जो है उनका एक फैक्शन भी आ सकता है इसमें, जो BLA है वो भी आ सकती है इसमें। उस वाले से क्या खतरात है, क्या खदशात हैं? ईरान ने पहले भी क्लियरली कुर्दिस्तान, इराक जो एरबिल उनका सेंटर है, उनको बता चुका है कि अगर आपकी तरफ से कोई भी कुर्द मुसल्लह अफराद ईरान के अंदर इंटर होने की कोशिश करेंगे, न सिर्फ हम उनको हिट करेंगे और मार देंगे, आपकी कैपिटल के ऊपर भी हिट करेंगे, जिस तरह कल रात इन्होंने की है। बलूचिस्तान के साइड पे जहां BLA है, जहां पे जैश उल अदल है, जहां पे जुंदुल्ला या दूसरे ग्रुप्स हैं, उन पे भी भारी किस्म के फौजी और आर्मी और साथ साथ में बसीज जो इनके लोगों का एक रिवोल्यूशनरी गार्ड टाइप का फोर्स है, वो इन्होंने भेजा हुआ और बिल्कुल सिक्योर है। याद रखें, ईरानियों की एक ही सेंटिमेंट है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ये अभी तक तो हवाओं में जंग हो रही है, मिसाइल दाग रहे हैं। जिस दिन मुल्क के अंदर कोई अजनबी, कोई टेररिस्ट, कोई सेपरेटिस्ट आने की कोशिश करेगी, तब ईरानी अवाम उनको दिखाएंगे कि ईरानी होते क्या हैं। ईरानियों का सेंटिमेंट अगर मैं 3 जुमलों में कहूँ, आपसे शेयर करूं, मिट्टी खा लेंगे ये लोग, मिट्टी नहीं देंगे। ये लोग सरजमीन
छोड़ने को तैयार नहीं है, जान छोड़ देंगे अपने। और जब जंग का वक्त आएगा तो ये खड़े होके मरेंगे, लेकिन मरने से पहले अपने जितने भी हमलावर उनको जिंदा दफना देंगे। ये तारीख है ईरान की, और आप तारीख को दोहराते हुए देख रहे हैं आजकल। फाइनली ये बताइएगा हुसैन बाकरी साहब के ये भी जो है अमेरिका की तरफ से दावा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो ईरान के अंडरग्राउंड जो मिसाइल फैसिलिटी थी, जो प्रोडक्शन थी उनकी, उसको हिट किया गया है। वो कैपेसिटी ईरान की बहुत हद तक जो है उसे कम कर दिया गया है। क्या इत्तलात हैं आपके पास? वाकईतन नुकसान पहुंचा है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को? और जो मिसाइल का जरूर पहुंचा, जरूर पहुंचा होगा। 2500 टाइम्स, 2500 दफा ईरान के ऊपर मैसिव बॉम्बिंग हुई है। जरूर इनके इंस्टॉलेशंस पे भी भारी नुकसान पहुंचा होगा। उस वक्त हमें पता चलेगा ये कौम हार गई है, जब अमेरिकन इसमें रजीम चेंज कर सकें, या इसमें बूट्स ऑन द ग्राउंड कामयाबी से कर सकें, या अटैक होने के बाद रिटेलिएशन वेव्स खत्म हो जाए। रिटेलिएशन के 25th वेव्स जारी है और इसके बाद भी जारी रहेगी। मेरा ख्याल है इनकी कैपेसिटी को जरूर नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल अभी तक इतने सारे स्टॉक पाइल्स इनके पास मौजूद है कि ये महीनों तक लड़ सके। सही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब, आपने अपडेट किया ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मशरक़ वस्ता में जारी जंग के असरात अब पाकिस्तान की मईशत और आवाम की रोजमर्रा जिंदगी पर वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में आवाम में तशवीश और बेचैनी बढ़ती जा रही है। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 55 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोल की कीमत 321 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 335 रुपए से तजावुज कर गई है। कीमतों में इस अचानक इजाफे को हुकूमत ने मशरक़ वस्ता में जारी जंग और आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों से जोड़ा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक हुकूमत गुज़िश्ता कई हफ्तों से सूरत हाल का जायजा ले रही थी और आलमी हालात के बायस कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा हर हफ्ते लिया जाएगा, ताकि आलमी मंडी में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक फौरी फैसले किए जा सकें। आज भी क्योंकि हमारे पास वो ज़खायर मौजूद थे, हमने उसके मुताबिक पूरी सप्लाई चेन के अंदर प्रोडक्ट मुहैया किया है। जब 1 मार्च को हमने कीमतों को दोबारा रिवाइज किया था, उस वक्त पेट्रोल का जो प्लैट्स का रेट था वो तकरीबन $78 पर बैरल का था। जो डीजल की कीमत थी 1 मार्च को जो फोर्टनाइट क्लोज हुई थी, उसकी एवरेज $88 पर बैरल की हमारे सामने आई थी। आज जो 6 तारीख को प्लैट्स का रेट पेट्रोल का है वो $106.80 को छू चुका हुआ है, और डीजल के अंदर इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ावा $150 के करीब आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को आगे जो इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया, ताकि आपके पास ये तवानाई की फराहमी के अंदर किसी जगह कोई ब्रेक ना आए। हम इस फैसले पर सियासी हलकों और अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश भी देखा गया, जहां कुछ मुकामात पर शदीद बदनज़मी और बदमज़गी भी देखने में आई। अवाम की जानिब से भी हुकूमत के इस फैसले पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। जानबूझ के इधर डिले किया है, 2-2 घंटे से यहाँ खड़े हुए हैं और क्राउड रोक के बढ़ाने की कोशिश की है। एक तो रेट भी बढ़ा दिया इन्होंने अचानक से, सही बगैर बताए, और दूसरा मिल भी नहीं रहा, अब बंद करके बैठे हैं कि नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया है। आवाम जो पहले ही पिस रही है महंगाई की चक्की में, 55 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। एक तरफ वहाँ बमबारी हो रही है, यहाँ पे माशी बमबारी जो है वो गरीबों पे जारी है। क्या कर सकते हैं, अब जंग उनकी है, मुसीबत हमारी जान को पड़ गई है, अजाब तो हमारे लिए आ गया ना, वो तो जंग लड़ रहे हैं। गरीब आदमी ने तो मार देंगे भाजी, मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हम जब देखते हैं ना कि चलो जी मौका मिल रहा है पैसा इकट्ठा करने का, हम जो है ना आर्टिफिशियली इन चीज़ों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि सप्लाई में डिसरप्शन नहीं है, देन व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ कियोस। हुकूमत की जानिब से इस ऐलान से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मुतहर्रिक हो गए थे और इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई थी, जिसके बाद हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात के पेश नज़र सख्त इक़दाम का ऐलान भी किया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मुतालिक आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया आलमी तनाजुर में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें हालिया कशीदगी और उसके खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई।
ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ, जिसमें आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को मजीद फ़ाल तौर पर काम करने और जल्द अज जल्द आवाम के लिए सहल और काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने कहा कि जो पेट्रोल पंप्स पर कंपनी भी मसनूई क़िल्लत पैदा करे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाई गई हो, उसको फ़ौरन बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप या कंपनी का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब हुकूमत को सियासी तौर पर भी मुज़ाहमत का सामना है। हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तनकीद की है, जबकि PTI की जानिब से भी सख्त एहतजाज सामने आया है। रमजान के दौरान दूसरी मरतबा कीमतों में इजाफा आवाम पर बड़ा मुआशी बोझ समझा जा रहा है, जिससे महंगाई की एक नई लहर पैदा हो सकती है। यह भी इंतहाई अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान 321 रुपए फी लीटर के साथ खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया है। दूसरी जानिब आलमी सतह पर सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज कर चुका है, जबकि अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल के करीब फरोख्त हो रहा है। तवानाई के माहिरीन और खलीजी ममालिक के हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर जंग मजीद तूल पकड़ती है तो तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे जंग फौरी तौर पर खत्म भी हो जाए तो तवानाई की तरसीलात को मामूल पर आने में हफ्तों बल्कि महीनों लग सकते हैं। इस सूरत हाल का सबसे ज्यादा असर उन ममालिक पर पड़ सकता है जो तवानाई के लिए दरामदात पर इन्हिसार करते हैं, और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान पहले ही मुआशी मुश्किलात, महंगाई और करेंसी के दबाव का सामना कर रहा है। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि खुराक, सनत और बिजली के शोबों पर भी असर अंदाज होता है। यही वजह है कि माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर मशरक़ वस्ता की जंग तवील होती है तो पाकिस्तान में महंगाई की नई लहर आ सकती है, सनती सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं और आवाम के लिए जिंदगी मजीद महंगी हो सकती है। असल सवाल यह है कि मशरक़ वस्ता की जंग कब और कैसे खत्म होगी, क्योंकि जब तक ये तनाज़ा जारी रहेगा इसके असरात पाकिस्तान समेत पूरी आलमी मईशत पर महसूस होते रहेंगे। इसी पर प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह गई है। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात आ रहे हैं और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत इसका डिफेंस पेश करी, लेकिन अवाम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। बहुत से सवालात हैं जो कि अवाम की तरफ से उठाए जा रहे हैं और यही सवाल हम आज इस सेगमेंट में रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुर्रम शहजाद साहब, ये बताएगा कि अमेरिका और इसराइल ने तो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ईरान ने जवाब में सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और UAE में हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इस जंग में अपना हिस्सा डालते हुए पाकिस्तानी अवाम पर ही हमला कर दिया। गुज़श्ता रात 55 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। वो मुल्क के जहाँ 7 करोड़ से ज़ायद आबादी ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, वो कैसे इतना महंगा पेट्रोल खरीदेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो देखें, एक तो आपको ये पता है कि जंग जो है चल रही है इस रीजन में और उससे सारे ख़त्ते के जो ममालिक हैं सब अफेक्टेड हैं, सब पे असर आ रहा है और सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, बल्कि इसमें आप पूरा जो एशिया रीजन है, ख़ासतर चाइना है, इंडिया है, जापान है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अब नाम ले लें, जो भी जो है पाकिस्तान के जो ईस्टर्न सारी अगर आप वेस्टर्न इकॉनमीज़ देख लें और ईस्टर्न इकॉनमीज़ इनफैक्ट देख लें तो सब के सब अफेक्टेड हैं इस वक्त। और सारी देखें, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो जगह है जो बंद हुई है ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे कहा जाता है, एक पूरा आबी जो है वो एक रास्ता है जहाँ पे एक तरफ जो है वो मिडल ईस्ट है या सऊदी अरेबिया, दुबई, ये UAE है और कतर है, कुवैत है, बहरीन है, और दूसरी तरफ जो है ईरान है और पाकिस्तान है और उसके अलावा और ममालिक हैं। तो उसके दरमियान जो तेल का जो आमदोरफ्त है तेल और गैस की, तकरीबन कोई 20 से 25% दुनिया का जो है टोटल बनता है कि यानी कि दुनिया में अगर $100 का ऑयल होता है तो तकरीबन $25 या $20 तो यहाँ से जो है फ्लो करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखें इसका इम्पैक्ट देखें, रास्ता अगर बंद होता है तो एकदम से अगर 20 से 25% जो दुनिया की सप्लाई है ऑयल की, एनर्जी की, वो रुक जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है समझने में। एक तो हम और इसकी कीमतें हम ज़्यादा कोई टेक्निकल बात नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए बिल्कुल सादा ज़ुबान में हम कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की ये मसला है क्या है। आपने बात की कि बाकी ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। अगर मैं अपने खित्ते की बात करूँ, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करूँ, तो पाकिस्तान में आज जो पेट्रोल की प्राइस है अगर हम डॉलर में देखें तो वो बनती है $1.15
इंडिया के अंदर $1.03, श्रीलंका के अंदर $0.94, जबकि बांग्लादेश के अंदर $0.95। यानी खित्ते के अंदर इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे ज्यादा हैं। बाकी जी मैं जवाब देता हूँ। जी मैं बताता ज़्यादा क्यों है? जी सर देखें, आज जो कल डिसीजन हुआ है, आप ज़रा मेरे ख्याल में 2-4 दिन रुकें और आपको जैसे जैसे उनका एक साइकिल होता है हर इकॉनमी का, हर कंट्री का, कि कोई 15 दिन पे करता है, कोई 7 दिन पे करता है। पाकिस्तान ने 7 दिन पे किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसमें होर्डिंग के बड़े चांसेस होते हैं, इसमें स्मगलिंग के बड़े चांसेस होते हैं। अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो वो कहीं और जाके बिकेगा, क्योंकि कीमत बढ़ रही है। आप बांग्लादेश में भी देखेंगे, आप श्रीलंका में भी देखेंगे, आप इंडिया में भी देखेंगे, आप चाइना में भी देखेंगे, आप जापान में भी देखेंगे, आप मलेशिया, इंडोनेशिया, आप सारी इकोनॉमीज में देखेंगे। मुझे अगर आप प्लीज एक मिनट दें, एक मिनट दें मुझे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइसेस हमने पहले बढ़ाई हैं क्योंकि हमारे रिजर्व्स में और दुनिया की जो आपने कंट्रीज गिनवाए हैं, इनके रिजर्व्स में फ़र्क है, डॉलर के रिजर्व्स में फ़र्क है। हमारी इकॉनमी IMF प्रोग्राम में है। ये जो एशियन इकॉनमीज़ हैं, इसमें बहुत कम इकॉनमीज़ IMF प्रोग्राम में हैं। इन सारी इकॉनमीज़ को अगर आप देखें तो इनके यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं रही। हमारे यहाँ जिस तरह चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं चीज़ों पे, हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे जंग चल रही है, हमारे बॉर्डर पे 2 जंगें चल रही हैं। इनफैक्ट एक तो हम सिक्योरिटी की वजह से अपनी जंग को चला रहे हैं, अफगानिस्तान में चीज़ें ठीक कर रहे हैं, दूसरा ईरान हमारे बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। तो देखें, ये चीज़ समझने की है कि ऑयल अगर महंगा हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो क्रूड ऑयल है 26% महंगा हुआ है, पाकिस्तान में कीमतें 20% बढ़ाई गई हैं। आप थोड़ा सा सब्र करें, आपको सारे कंट्रीज में कीमतें बढ़ती नजर आएंगी। एक सवाल ये भी उठाया जाता है वाइडली, जो कि एक सवाल उठाया गया है कि ये पेट्रोल जो ज़ख़ीरा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कल जब कीमतें बढ़ रही थी तब 28 दिन का बताया जा रहा था कि 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये जो ज़ख़ीरा मौजूद है, ये तो जब खरीदा गया है तब तो कीमतें आलमी मार्केट में आपने तकरीबन $70 से $80 फी बैरल में आपने खरीदा है, तो आज अपने उसी जो सस्ता खरीदा गया वो आपने इतना महंगा क्यों कर दिया आवाम के लिए? अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। देखें, ये जो तेल है ना, तेल और गैस जो होता है, खासकर तेल जो होता है, ये बड़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, बड़ी रेगुलेटेड कमोडिटी है। इसको बड़ा देखभाल से लेके चलना पड़ता है। गवर्नमेंट सारी पूरी दुनिया में इसको जो है बहुत ही रेगुलेट करके चलती हैं। एक उस पर एक कानून होता है इस पर, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि पेट्रोल कोई हर कोई लेके नहीं घूम सकता। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जी 20 दिन का, देखें जो ऑगरा है ना, ऑगरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ऑयल के पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है, वो ये कहती है कि हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो भी तेल बेचने वाली कंपनी है, जो कि बाजार में तेल बेचती है, डीजल बेचती है, पेट्रोल बेचती है, इसके पास 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ठीक हो गया? अब आप इसको ध्यान में रखिएगा कि 20 दिन का स्टॉक है, उसके अलावा यानी कि 20 दिन का स्टॉक हर मरतबा रखना ही रखना है, उसको नहीं छेड़ना आपने। इसके अलावा जो 1 लीटर आप इंपोर्ट कर रहे हैं और 1 लीटर बेच रहे हैं, जब 1 लीटर इंपोर्ट करते हैं, अगर वो महंगा पड़ रहा है तो वही जो बेचेंगे उसी प्राइस पे बेचेंगे। इस पे ये नहीं है कि उस 20 दिन के स्टॉक को पहले खाली करेंगे फिर नया स्टॉक आप आहिस्ता से बिल्ड, ये ऑलरेडी बिल्ड होना चाहिए। अभी तो हमने बाय नहीं किया ना, अभी तो हमने मजीद ऑयल बाय नहीं किया, बिल्कुल किया है, करेंगे तो आएगा तो तब जाके उसकी प्राइस। नहीं, यही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कंपनियां, अभी आपने सुना होगा रशिया से हमारा एक और जो है वो शिप आ रहा है, सऊदी अरेबिया से एक शिप आ रहा है, UAE से एक शिप आ रहा है। तो ये क्या है? बगैर पैसों के आ रहा है। ये तो ऑर्डर दिए जाते हैं, वो प्राइस लॉक हो जाती है। आज प्राइस बढ़ चुकी है। देखें, प्लीज़ समझें बात को। अगर ये प्राइस नीचे जाती, क्या हम ये सवाल करते? 55 रुपये अगर नीचे गिरती प्राइस, हम ये सवाल करते हैं कि लॉस हो रहा है कंपनीज को, और प्राइस पास ऑन अगर हम कर देते तो कोई बात ना होती। आज बढ़ रही तो बात हो रही है। इससे पहले ये भी मुझे बताएं जरा कि 1 मार्च को 8 रुपये बढ़ाए गए, उस पर कोई बात नहीं हुई। वो भी तो उस वक्त भी तो 20 दिन का स्टॉक था, उस दिन तो उस वक्त तो 25 दिन का स्टॉक था। तो देखिए, ये बेसिक्स हैं, प्राइसिंग ऐसे ही होती है, बढ़ती है तो बढ़ती है, नीचे आती है तो पास। अच्छा, ये बताइएगा कि पेट्रोल पे जो आपने PDL है वो 84 से बढ़ा के 105 कर दी है। एक सवाल ये भी उठता है कि आप कम से कम आप PDL में थोड़ा सा रिलीफ आवाम को दे देते। कम से कम एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो अब 105 रुपये के करीब जो है वो टैक्सेस अदा करेगा फी लीटर पेट्रोल के ऊपर। गवर्नमेंट उसमें थोड़ा रिलीफ दे देखें। पेट्रोलियम लेवी जो है ना, वो एडजस्टमेंट उसमें हुई भी है। आपने देखा होगा कि 76 रुपये की कीमत बढ़ी है इंटरनेशनल मार्केट में डीजल की, 76 रुपये, मैं पर लीटर की बात कर रहा हूँ। और जो ये है पेट्रोल है, उसकी तकरीबन कोई 35 रुपये इसके करीब कुछ बढ़ी है। तो एक जगह 20 रुपये कम किया है, दूसरी जगह 20 रुपये बढ़ाया है, तो वो मैनेज भी किया है। आप ये नहीं देख रहे, अगर 76 रुपये डीजल बढ़ता ना तो आज 350 प्लस होता डीजल। तो देखें, एडजस्टमेंट हुई है। बट आप जो कह रहे हैं कि पेट्रोल लेवी को कम कर दें, पेट्रोल लेवी इसके लिए नहीं है, इन चीज़ों के लिए नहीं है कि पेट्रोल बढ़ता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए है। वो इसलिए है कि आपका जो ये सेक्टर है ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। जो डीजल जितनी खपत होती है, पेट्रोल की खपत होती है, ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। आपने IMF के साथ और दूसरे दुनिया के जो बड़े इदारे हैं उनके साथ ये तय किया हुआ है कि हमने अपने माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए
ये जो पॉल्यूशन होती है वो तो बहुत कम है इसका सर, कम करना है, बहुत कम है सर, उस कम करने के लिए लेवी लगी हुई है। चंद रुपए में है, नहीं ज्यादा तो आप डेवलपमेंट लेवी ले रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी की बात कर के रहा लिए हूँ। पेट्रोलियम लेवी का भी यही मकसद है, पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी दोनों का यही मकसद है। पेट्रोलियम लेवी का बड़ा मकसद है, इसको कम कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे, वो गवर्नमेंट करती भी है। लेकिन मैं इस मरतबा कह रहा हूं हुकूमत अपने जो रेवेन्यूज है उनको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने किया भी है, वो कवर करने के लिए कर रही है, इसको इस्तेमाल कर रही है लेवी को। नहीं, पेट्रोलियम लेवी कम की भी है, बढ़ाई भी है, ये भी हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो इंक्रीज हुआ है ये एक पहला इंक्रीज है। अब आगे जाते हुए लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक हफ्ते में जंग खत्म हो जाती है, यू नेवर नो, खत्म हो गई और आपने महंगा ऑयल खरीदा हुआ है, तो आप ये डिमांड करेंगे कि जी फौरन नीचे कर दें, तो बिल्कुल फौरन नीचे भी किया जाएगा ना। फिर देखिए इट वर्क्स बोथ वेज, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बढ़ाना और कम करने में फ़र्क आ सकता है। इंश्योरेंस कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है, जो लॉजिस्टिक्स है उसमें फ़र्क पड़ता है, पहुंचने में वक्त लगता है। तो देखिए ये पूरे मैकेनिक्स को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑयल बढ़ा तो यहाँ बढ़ गया, कम हुआ तो एकदम से कम हुआ। 7 दिन का फ़र्क होता है, 15 दिन का फ़र्क होता है। पीडीएल के ऊपर ज़ाहिर है आप जो ले रहे हैं, हुकूमत अपने रेवेन्यूज़ को भी बेहतर बनाना है, उसमें भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन पीडीएल का जाता है। उसमें भी ज़ाहिर जो शॉर्टफॉल है 429 अरब का शॉर्टफॉल अब तक जो है वो FVR का वो रिपोर्ट हुआ है। तो अब वो FVR की जो कोताही है वो पाकिस्तानी अवाम उसकी कीमत क्यों अदा करें पीडीएल की सूरत में? नहीं, उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखें जो पेट्रोलियम लेवी है वो अपने टारगेट पे, बल्कि टारगेट से बेहतर भी है, लेकिन आपका जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस अलग हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ प्राइस बढ़ गई तो वहाँ टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स उतना ही है। टैक्स का जो इम्पैक्ट है, जो डायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट है, उसमें शॉर्टफॉल है, उसके अलग रीजंस हैं, वो FVR ने पूरे करने हैं और वो IMF के साथ भी बात चल रही है। लेकिन आज हमारे यहाँ जंग हो रही है, आपके बॉर्डर पे एक पूरा बॉर्डर जंग इस वक्त कर रहा है, तो आप सोचें ना उस जंग के साथ साथ आप अभी स्टेबलाइज हुए हैं, मईशत आपकी स्टेबलाइज हुई है बहुत मुश्किल से, इन्फ्लेशन नीचे आई है, करंट अकाउंट बेहतर हुआ है, करेंसी स्टेबलाइज हुई है, आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट शरह सूद में कमी हुई है, आपके यहाँ जो है ग्रोथ आना आहिस्ता से शुरू हो गई है। इस मौके पे आप इसको ज़ाया ना करें। आज आपने सब्सिडियां देने शुरू कर दी, कर्जे लेके आपने सब्सिडियां देना शुरू की, आपको वही हाल होगा जो पिछले 30 साल 40 साल से होता है। तो ये बताएं कि अवाम से तो कुर्बानी मांगी जा रही है, लेकिन जो हुकूमत खुद है वो भी अपने असेस में अगर डाले, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि अवाम ज़रा कुर्बानी दें इस पर। जो एक रिपोर्ट आई थी 2024 की, उसमें यह आया था कि तकरीबन कोई 5 करोड़ रुपए रोज़ाना का खर्चा है जो सरकारी जो अफसरान हैं उनकी गाड़ियों का, तकरीबन साल का ये 18 अरब रुपया बनता है। तो वो खर्चात भी तो कम किए जा सकते हैं कि सारी कुर्बानी आप आवाम से ही ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है ये कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ जो है आवाम करती रहे और एक तरफ गवर्नमेंट ना करे। बिल्कुल गवर्नमेंट करेगी और कर भी रही है। आप देखें, मैं आपको 2-4 चीज़ें गिनवाता हूँ। ये ऑप्टिक्स नहीं क्रिएट करती चीज़ें, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। जो ऑप्टिक्स क्रिएट करती हैं, आप वो बात कर रहे हैं कि जी थोड़ा सा पेट्रोल कम कर दें, गाड़ियाँ हटा दें, बिल्कुल ये भी मैटर करता है, लेकिन ये सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट करती हैं। आप रियल इकोनॉमी की बात करें कि आप खर्चों को कम कैसे कर रहे हैं। देखिए उसमें PIA की प्राइवेटाइजेशन एक छोटी चीज़ नहीं है, जिसमें 50 अरब का एनुअल लॉस आपने एक मरतबा में ख़त्म कर दिया है। सेकेंडली आगे जाते हुए आपने ये देखना है 24 कंपनियां SOEs जो बड़ी आपकी जो कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं वो प्राइवेटाइज होने जा रही हैं। आप यूटिलिटी स्टोर को बंद कर चुके हैं, आप पास्को को बंद कर रहे हैं, आप मजीद जो है राइट साइजिंग में जो है मिनिस्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं। आपने सर्कुलर डेट का मसला हल किया है, आपने सर्कुलर डेट जो बिजली का है उसको आपने ख़त्म किया है, आपने उसको पे ऑफ किया है। इसके साथ आप FBR की डिजिटाइजेशन करें और FBR में पॉलिसी को अलग कर दिया है आपने कलेक्शन से। देखें ये जो रिफॉर्म्स है ये इंपॉर्टेंट है। अभी 429 अरब रुपए का मौजूद है FBR का, जी बिल्कुल होगा उसमें भी। दूसरा ये बताएगा खुरम भाई कि ये जो इस वक्त कुर्बानी मांगी जा रही है आवाम से, उसमें एक काम ये भी तो बड़ा हो सकता है कि तकरीबन 1000 बिलियन का हमारा डेवलपमेंट बजट है, इसमें से फरवरी तक तकरीबन जो इस्तेमाल हो सका है वो 270 अरब इस्तेमाल हुआ है और अभी भी तकरीबन 730 अरब का बजट जो है हमारा वो अभी पड़ा है। तो उस पर भी फ्रीज लगा के वो पैसा भी तो यहाँ डाइवर्ट किया जा सकता था ताकि नहीं, मुझे कम है और वहाँ से मुझे एक बात बताए ना, पेट्रोल सस्ता क्यों हो जब वो दुनिया में महंगा हो रहा है और हमें महंगा मिल रहा है, हम सस्ता क्यों करें, कैसे करें? गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं तो सब सारी गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ, सस्ता क्यों करे, किस वजह से सस्ता करे? अगर सस्ता होगा तो होगा वो सस्ता। आपके मुल्क में एक चीज महंगी होगी तो वो होगी महंगी। आपके मुल्क में 7 करोड़ से ज्यादा आबादी आपकी, तो उनके लिए तो अलग प्रोग्राम्स है ना, उनके लिए तो अलग प्रोग्राम्स है ना, उनके लिए BISP है, उनके लिए एलिवेशन फंड। वो 321 रुपए का फी लीटर पेट्रोल खरीदेंगे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो पेट्रोल यूज करते हैं ना वो लैंड क्रूजर्स जो फ्यूल गजलर्स होते हैं ना, वो एक मैं आपको बताऊं कुछ शायद 100-200 लैंड क्रूजर वाले पे, आप मुझे प्लीज मोटरसाइकिल वाले पे भी मुझे आप जवाब देने देना। 200-300 में अगर मेरे ख्याल में इससे भी ज्यादा मोटरसाइकिलिस्ट डालूं ना तो एक शायद लैंड क्रूजर का भी पेट्रोल पूरा ना कर सके। कह रहे हैं आप?
तो मेरी बात को समझें, पेट्रोल को सस्ता करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये लैंड क्रूजर वाले से आप बिल्कुल लें, लेकिन प्राइसिंग सही होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल वाला बेचारा बच जाए। सर प्राइसिंग सही होनी चाहिए हर प्रोडक्ट की। मैं ये कहता हूँ चाहे गैस बेचें आप, चाहे बिजली बेचें, पेट्रोल बेचें, प्राइसिंग सही होनी चाहिए। वो महंगी है तो महंगी है, सस्ती तो सस्ती है। आपको गरीब को सपोर्ट करना है, उसके लिए अलग तरीके हैं ना। आप उनकी इनकम बेहतर करें, ग्रोथ बेहतर करें, हम अपने खर्चे कम करें, हम आगे चल के जो है वो उनके लिए बेहतर काम करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, तो ये क्यों करें हम कि पेट्रोल सस्ता कर दें। जो रिपोर्ट आई थी वजारत प्लानिंग की, बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ी है, वो तो कम हो नहीं रही। दूसरा ये बताइएगा खुर्शीद साहब कि अब जंग अगर चलती है मजीद कुछ हफ्ते, तो क्या प्रोजेक्शंस हैं आपकी, क्या खदशात हैं कि ये पेट्रोल की प्राइस कहाँ तक जा सकती है पाकिस्तान के अंदर? 500 तो क्रॉस कर जाएगी, जो जिस तरह से जो है वो बताया जा रहा है, प्रोजेक्शन बताई जा रही है। जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकलते हैं, एडिशनल सप्लाई आ जाती है। कोई पूरी दुनिया ना ये स्टेट ऑफ हार्मोस पे जो है वो बनी नहीं रहेगी, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, और रास्ते निकल आएंगे। रशिया की देखें ऑयल खुल गया है, अमेरिका ने इंडिया के लिए तो खुल गया, हमारे लिए भी खुल गया, हमारे लिए भी है ना। 7 लाख का बैरल्स का वो आ रहा है ना आपके पास, ऑयल आ रहा है, आपका शिप बड़ा आ रहा है, और आप एक और शिप भी भेजेंगे बड़ा, उसमें और आएगा, तो आपकी सप्लाई बेहतर हो रही है। ये बताइएगा खुर्शीद साहब कि क्या आपको लग रहा है कि ये 500 क्रॉस कर सकता है, इम्कान मौजूद है इसका पाकिस्तानी अवाम के लिए? जरा वो तैयार मैं देखें, मैं एजम्पशंस पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये कोई स्पेकुलेशन चीज़ हो सकती है कि जी 500 लग रहा है या 200 लग रहा है, 100 लग रहा है। आज सिचुएशन क्या है? आज आपका जो ऑयल है वो 94 पे खड़ा है, जो क्रूड ऑयल है 26% से बढ़ा है, और जो पेट्रोलियम प्राइसेस है 20% से बढ़ाई गई हैं। लेकिन आगे जाते हुए अगर पेट्रोल बढ़ेगा, इंटरनेशनल प्राइस में अगर कीमतें बढ़ेंगी तो वो नजर आएंगी, लेकिन अगर कम होंगी तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट आएगा। हम ये होना चाहिए। दूसरा ये बताएं कि ज़ाहिर जो कीमतें बढ़ी हैं उससे महंगाई की शरह क्या आप देख रहे हैं, उसमें कितना इजाफा आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको एक रेंज बताई ना कि उस वक्त 5% से लेकर 2019 से लेकर 2022 के बीच में जो इन्फ्लेशन थी, या 23 तक आ गई थी, 22 तक कर लें आप, अभी 5 से 12% पे गई थी। तो अगर आप $100 या $120 पूरे साल पे, वो 11 महीने तक गया था। आज तो कितना, एक हफ्ता हुआ है ना अभी प्राइसेस ऐसा ही है। तो वो तो 11 महीने की प्राइसेस आपने सस्टेन कर ली थी। इंशाल्लाह आप देखें अवेलेबिलिटी जब तक है ना, और बेहतर अवेलेबिलिटी हो रही है, और आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पता है एस्पेक्ट क्या है, वो सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। इन हालात में वो ताल्लुकात काम आते हैं। आज आ भी रहे ना, आपको एक्स्ट्रा वेसल्स भी मिल रहे हैं, प्रायोरिटी मिल रही है कि पाकिस्तान को पहले जो ऑयल दिया जाए। देखिए अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वो अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगी ना, ये प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। ये जंग हमेशा के लिए नहीं चलेगी। और मैं एक और चीज बताऊं, जंग चलती भी रहे, ये रास्ता खुल जाएगा, और रास्ता खुलने का ही मसला है, जंग का इशू नहीं है। फौरी तौर पर जाहिर है इस वक्त तो एक हिट पड़ेगी, कीमतों के ऊपर आएगा, उसका असर आएगा, किराए बढ़ गए हैं, शॉर्ट टर्म में आप क्या देख रहे हैं, कितना आपको लग रहा है कि महंगाई ऊपर जा सकती है? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि आपके यहाँ 5% से 12% के बीच में एक रेंज है, वो भी 11 महीने में। अगर एक महीने में खत्म हो जाती है तो शायद इतना बड़ा इंपैक्ट ना पड़े, एक शॉर्ट टर्म हो। तो लगता नहीं है कि ये चीज़ कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह, और हम मैनेज कर लेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।